वेलकम टू 9K स्टडी। बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप। उत्तराखंड में लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के अभी दोबारा से सीएम बनाए गए हैं, इनके द्वारा कहा गया है कि उत्तराखंड के अंदर जो है लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसी को जानेंगे, बस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और आपका जो ये टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, पूरा एंड तक देखिएगा। सारा हम इसमें समझेंगे कि आखिर में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हमेशा जो है एक बहस होती है, और क्या इस बार ये उत्तराखंड में लागू होता है या इसके बाद ये अन्य राज्यों में भी लागू होता है या नहीं होता है, पूरा हम जानेंगे। लेकिन अभी उत्तराखंड के जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी, इनके द्वारा बोला गया है कि उत्तराखंड के अंदर जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को ये लाएंगे। देखिए, चुनाव से पहले इन्होंने इस बात को कहा था कि अगर हम दोबारा से सत्ता में आते हैं, यानी कि पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा कहा गया था कि अगर हमारी दोबारा से उत्तराखंड में सरकार बनती है तो हम इसको लेकर आएंगे, यानी कि समान नागरिक संहिता को जो है लेकर आएंगे। ठीक है, आपको पता होगा कि खटीमा से ये लड़े थे लेकिन अपनी सीट ये हार चुके थे, उसके बाद भी इनको जो है यहाँ का सीएम बनाया गया है। ये अलग एक मुद्दा बनता है राजनीति, इसके ऊपर कभी बहस करेंगे। लेकिन अभी आप इतना समझिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लाया जाएगा, लाया नहीं गया, लाया जाएगा। ठीक है, इनके द्वारा कहा गया था कि हम जो है इसके ऊपर एक कमेटी बैठाएंगे जिसमें सभी सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज होंगे उनको बिठाया जाएगा और वो एक ड्राफ्ट तैयार करके देंगे। उसके बाद जो है धामी इसके ऊपर जो है अपना निर्णय लेंगे, जो है कैबिनेट में इसमें बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि उत्तराखंड में लागू हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा कहा गया था। अब एक क्वेश्चन बनकर आता है कि आखिर में ये यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है, इसको समझना जरूरी है। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा जहां यह काम लागू होगा। होगा की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, ध्यान से समझिएगा। होगा, अभी हुआ नहीं है। ठीक है ना। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का दायरा विवाह, तलाक, जमीन जायदाद और उत्तराधिकारी जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए समान कानून, चाहे वह किसी भी धर्म में विश्वास रखते हो, उनके लिए लागू होगा। क्योंकि आपको पता होगा कि हमारा देश धर्मनिरपेक्षता वाला देश है और यहाँ पर जो है सभी के अपने अपने एक तरीके से लो है ना। चाहे मुस्लिम के बोले तो मुस्लिम के अपने लो है, हिंदुओं के अपने लो है, क्रिश्चियन के अपने लो है। ठीक है ना। लेकिन अगर ये लाया जाता है तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सभी के लिए एक लो होगा जिसको कहा जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि समान नागरिक संहिता। ठीक है ना। अब इसके अंदर जो दायरा रखा गया है वो विवाह से तलाक, जमीन जायदाद और उत्तराधिकारी जैसे विषयों पर बात होगी। ठीक है। अब बात आती है, ये सारा जो किस्सा है, ये सारा जो टॉपिक है, ये किस आर्टिकल पे बेस होता है, तो इस पर जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 की दिशा में एक प्रभावी कदम होगा। आपको पता होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी इस बात को बोलता रहता है, सर्वोच्च न्यायालय जो है वो भी इस बात को बोलता रहता है कि भारत के अंदर समान नागरिक संहिता को लागू होना चाहिए। लेकिन इसके बाद हमेशा बहस होती है और उसके बाद इसको जो है ये मामला थम जाता है। ठीक है। और अगर मैं आपको एक चीज और बताऊं तो बीजेपी का ये सबसे ज्यादा ये जो एजेंडा है, मतलब बीजेपी का ये सबसे प्रिय मुद्दा है, ये समान नागरिक संहिता, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है। बीजेपी हमेशा इसको लाना चाहती है। ठीक है, क्योंकि बीजेपी मानती है और कि समान, अगर भारत के अंदर समान नागरिकता लानी है, लैंगिक समानता लानी है, लड़की और पुरुष में कोई भी जो है भेदभाव नहीं करना है। ठीक है, तो उसके लिए जो समान नागरिक संहिता है ये सबसे बड़ा हथियार है। ठीक है ना। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 की दिशा में एक प्रभावी कदम होगा। देश सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की संकल्पना जो है प्रस्तुत करता है और सर्वोच्च न्यायालय भी इसे समय समय पर लागू करने पर जोर देता रहता है। ठीक है ना। तो ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। आर्टिकल 44 को याद रखिएगा, अभी आर्टिकल 44 के ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन अब हम लोग इसको डिटेल से जानते हैं कि आखिर में समान नागरिक संहिता है क्या, ये काम किस तरीके से करती है। देखिए, समान नागरिक संहिता जो है ना, यानी सभी धर्मों के लिए एक ही कानून। क्या कहते हैं, समान नागरिक संहिता मतलब सभी धर्मों के लिए एक ही कानून होता है। ठीक है ना। कानून अभी होता है, मतलब ये जो होता है, हर धर्म को अपना अलग अलग कानून है और वही हिसाब से लोग चलते हैं भारत के अंदर। मैंने अभी आपको बताया ना कि भारत एक धर्मनिरपेक्षता है, मतलब यहाँ पर आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और किसी भी धर्म को छोड़ सकते हैं। ठीक है ना। हालांकि वो काम आपसे जो है जबरदस्ती ना हो। उसके बाद अगर आप किसी भी धर्म को अपनाना चाहते हो तो आप अपना सकते हैं, और किसी भी धर्म को आप छोड़ना चाहते हो तो आप उसको छोड़ के दूसरा धर्म अपना सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपको धर्म की स्वतंत्रता है ये कहा जाता है। ठीक है। तो धर्म को अपनाना, अलग अलग कानून है, हर किसी के अपने अलग अलग कानून होते हैं। अगर मान लीजिए आप मुस्लिम धर्म अपनाना चाहते हो तो आपको उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। आप हिंदू धर्म अपना चाहते हो तो आपको हिंदू धर्म के हिसाब से काम करना पड़ेगा। क्रिश्चियन धर्म अपनाते हो तो क्रिश्चियन, अगर आप सरदार बनते हैं तो आपको उस तरीके से काम करना पड़ेगा, वो सब होता है। लेकिन अगर समान नागरिक संहिता लागू होता है तो क्या होगा, सभी धर्म के लिए फिर एक ही काम हो जाएगा।
मतलब कानून हिंदुओं के लिए होगा वही कानून मुस्लिम और ईसाई के लिए भी काम करेगा, ठीक है ना। मतलब जो कानून हिंदुओं पर लागू होगा वही कानून मुस्लिम पर भी लागू होगा, और जो कानून मुस्लिमों पर लागू होगा वही कानून ईसाइयों पर हिंदू पर। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको समझाऊं तो जैसे आप मान लीजिए कि मुस्लिम में विवाह करने की अनुमति है, ठीक है ना, 3 विवाह करने की अनुमति है ना। या आप कह सकते हैं कि अगर मुस्लिम व्यक्ति अपनी वाइफ को अगर ये बोल दे कि तलाक तलाक, तो उसके बाद विवाह जो है वो शादी अमान्य मान ली जाती है ना। जबकि हिंदुओं में ऐसा कुछ नहीं होता है, उनको पूरी कागज कार्रवाई करनी पड़ती है कानून की तरफ। लेकिन जब ये कानून लागू होता है, मतलब समान नागरिक संहिता आता है, तो ये सब नहीं होगा, ठीक है। अब जायदाद की बात कर लेते हैं। जायदाद में क्या होता है कि लड़कियों का हक नहीं होता है, लड़कों का हक होता है ना। लेकिन अगर ये कानून आता है तो उसमें समान हो जाएगा कि अगर जितना लड़कों को दिया जाएगा उतना लड़कियों को भी दिया जाएगा। तो ये सब जो है इसको कहा जाता है समान नागरिक संहिता। समझ रहे हैं, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्लियर हुआ यहाँ तक? आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि समान नागरिक संहिता है क्या, ठीक है। अगर वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा 9K स्टडी वाले को, और शेयर करिएगा, ठीक है। और अगर आप करंट अफेयर के क्वेश्चन साथ में वोकेबलरी या फिर आप और भी जो है टॉपिकों को समझना चाहते हैं तो आप जो है GK फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। वो हमारा सेकेंड चैनल है जहाँ पर आपको करंट की जो है क्वेश्चन और करंट के टॉपिक साथ में वोकैबुलरी मिलती है, GK फैक्ट्स करंट, उसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं और क्या बात है। देखिए अब यहाँ पर और एक चीज़ कहा गया है कि अभी हिंदू बिना तलाक के दूसरी शादी नहीं कर सकते। समझ रहे हैं, हिंदू क्या है, हिंदू बिना तलाक के दूसरी शादी नहीं कर सकता है, जबकि मुस्लिमों को 3 शादी करने की इजाज़त होती है ना। तो समान नागरिक संहिता अगर आती है तो आने के बाद सभी पर एक ही कानून होगा, और वह किसी भी धर्म या जाति मजहब का हो उससे फिर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर ये मुस्लिम जो होते हैं वो 3 शादी कर सकते हैं, इनको इजाज़त है, लेकिन हिंदुओं को ऐसा नहीं है, उसको पहले तलाक लेना पड़ेगा, उसके बाद सेकंड शादी कर सकता है, ठीक है। इस चीज़ पे अब हम लोग 3 मुद्दे पे और समझते हैं इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को। सबसे 3 मुद्दे आते हैं यहाँ पर कि यह कानून भारत में कब पहली बार आया था, ठीक है। समान नागरिक संहिता की मांग क्यों होती रहती है हमेशा, आपने देखा होगा बीजेपी का, मैंने अभी बताया ना, बीजेपी का एक एजेंडा है, बीजेपी का एक एजेंडा होता है इसको लागू करना, लेकिन लागू नहीं हो पाता है, ठीक है। और यह केवल गोवा में कैसे लागू हुआ, गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है, गोवा एक राज्य है जहां पर यह लागू है, ठीक है ना, ठीक है, उसको समझिएगा। तो तीनों को एक एक करके समझते हैं। देखिए सबसे पहले समझते हैं यह कानून भारत में पहली बार कब आया था, क्योंकि एग्जाम में काफी बार ये पूछ लिया जाता है। तो जो यूपीएससी या IAS या IPS या फिर PCS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। तो देखिए ये कानून भारत में कब पहली बार आया, तो अगर पहली बार की अगर बात करेंगे तो समान नागरिक संहिता की जो शुरुआत है वो ब्रितानी राजा थे उनके तहत भारत में हुई थी, ठीक है ना। शुरुआत हुई थी इसकी समान नागरिक संहिता की जब ब्रिटिश सरकार ने 1835 में अपनी रिपोर्ट में अपराधों, सबूतों और अनुबंधों जैसे विभिन्न विषयों पर भारतीय कानून की संहिता में एकरूपता लाने की जरूरत की बात कही थी, है ना। हालांकि इस रिपोर्ट ने तब हिंदू और मुस्लिमों की व्यक्तिगत कानून के इससे बाहर रखने की सिफारिश की थी। मतलब बात वही आ गई थी कि देखिए इसको लागू करना कोई बड़ी बात नहीं है, समझना, इसको लागू करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। राज्य इसको लागू कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अनुच्छेद जो 44 है ना वो राज्यों को समान नागरिक संहिता लागू करने की जो है आज़ादी तो देता है, लेकिन अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य में केंद्र और राज्य सरकार इसके अंदर शामिल हो जाती है। तो यहाँ पर भी अनबन आ जाती है। लेकिन इसको दूसरी अगर बात करें समान नागरिक संहिता की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग जो है एक धर्म तो है नहीं, हिंदुस्तान के अंदर कई धर्मों में बटा हुआ है ना। और इसको लागू करना एक टेढ़ी खीर है पूरी तरीके से, समझ रहे हैं, बहुत टेढ़ा काम है ये करना, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में ये लागू हो जाए, ठीक। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा, आई होप आप इसको समझ गए। तो 1835 इसकी डेट को याद रखिएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब समान नागरिक संहिता की मांग आखिर में क्यों होती रहती है, ये भी एक मुद्दा बनता है कि आखिर में इसकी मांग क्यों होती रहती है, इसकी मांग होने का कारण क्या है। देखिए मांग होने का जो कारण है वो यही है कि समाज के अंदर जो है संवेदनशील वर्गों को संरक्षण मिल सके, समझ रहे, महिला और धार्मिक अल्पसंख्यक सहित संवेदनशील वर्गों को समाज सुरक्षा मिल सके, ठीक है। यानी कि जो नीची जाति होती है SC ST OBC वालों, उनको भी समान नागरिकता मिल सके, उनको भी जो है सम्मान उसी तरीके से मिल सके जैसे एक जनरल वाले कोटे को मिलता है, ठीक है। कानून की एक रूपता से देश में राष्ट्रवादी भावना को बल मिलेगा,
कानून का सरलीकरण, समान संहिता, विवाह, विरासत और उत्तराधिकारी समेत विभिन्न मुद्दों के लिए अलग अलग कानून ना होकर एक जैसा कानून हो जाएगा। क्योंकि देखिए, इसको लागू करना जो एक कारण बन सकता है वो यही बन सकता है कि समान संहिता में जो है विवाह, विरासत जैसी चीजें आ जाती है, उत्तराधिकारी जैसे मुद्दे आ जाते हैं, जो कि एक हो जाएगा। मतलब जो भी उसमें लागू होगा वही सब पर लागू होगा, वही सब धर्म को अपनाना पड़ेगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो ये समान नारी संहिता की मांग इसीलिए होती रहती है, यही एक कारण है, ताकि धार्मिक अल्पसंख्यक सहित संवेदनशील वर्गों को समाज सुरक्षा मिल सके, संवेदनशील वर्गों को संरक्षण मिल सके, महिलाओं को संरक्षण मिल सके, महिला अपने आप को जो है बढ़ा सके, आगे अपने फ्यूचर बना सके, उस तरीके से। क्लियर हो गया ये भी? चलिए आगे हम लोग लास्ट वाला समझते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में बन रहा होगा, सर ये केवल गोवा में कैसे लागू हो गया, इसको भी समझा दीजिए। तो देखिए, गोवा वहाँ की आज़ादी से पहले, जब पुर्तगाल, आपको पता होगा कि गोवा एकमात्र जहां पे पुर्तगाल का शासन था, तो पुर्तगाल सिविल कोड आया था 1867 से लागू था। ठीक है, जब गोवा आजाद हुआ था तो ये एक्ट वही जारी रहा, हटा नहीं। ठीक है ना, ये एक्ट वैसे जारी रहा। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊं, जैसे 1835 में बात करेंगे तो आपको पता होगा कि सिविल सेवा की शुरुआत हुई थी, याद है? नहीं है? ठीक है, और आज वही सिविल सेवा जो होती है वो कितनी महत्वपूर्ण है भारत के लिए, है ना? तो अंग्रेज जब गए थे भारत से, तो दो चीजों को छोड़कर गए थे, एक क्या कहते हैं, रेल को छोड़कर गए थे, दूसरा सिविल सेवा, जो कि भारत की सर्वश्रेष्ठ सेवा मानी जाती है, उसको छोड़कर गए थे, है ना? और ये आज भी हम लोगों के लिए गर्व की बात है। तो ये चीज था। ठीक है, तो उसी समय ऐसा पुर्तगाल के अंदर भी माफ कीजिएगा, गोवा के अंदर भी देखा गया था कि यहाँ पर जो है एक्ट वही जारी रहा, जब 1867 जो लागू हुआ था एक्ट, पुर्तगाल सिविल कोड, वो तरीके से और जारी रहा, जिसे अब हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, हालांकि गोवा के समान नागरिक संहिता ना कोई जटिल है और इसके कड़े प्रावधान, बल्कि यह हिंदुओं के कुछ स्थितियों में बहुविवाह की अनुमति भी देता है। मतलब गोवा वाला जो सिविल कोड है वो बहुविवाह की भी अनुमति देता है। ठीक है ना, यह प्रावधान गोवा में पैदा हुए हिंदुओं के लिए ही लागू होगा। अब इसमें भी कुछ दो पॉइंट आते हैं, दो पॉइंटों पर यह समझना पड़ता है। ठीक है ना, यानी कि जो ये बहुविवाह है ना, बहुविवाह हिंदुओं के कुछ स्थितियों में बहुविवाह की अनुमति देता है। बहुविवाह क्या होता है? देखिए, 25 साल की उम्र तक अगर पत्नी से कोई संतान नहीं होती तो पति दूसरी शादी कर सकता है, ये है बहुविवाह। समझ रहे मेरी बात को? गोवा के अंदर ये लागू है, 1867 से ही ये लागू है। जब से पुर्तगाल जब चले गए थे तो उन्होंने अपने सिविल कोड यहीं पर छोड़ के चले गए थे, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको जाना जाता है। अब यहाँ पर हिंदुओं के लिए देखिए, यहाँ पे बोला भी गया ना कि गोवा के समान नागरिक संहिता ना तो कोई जटिल है और इसके कोई कड़े प्रावधान भी नहीं है, बल्कि यहाँ हिंदुओं को कुछ स्थितियों में बहुविवाह की अनुमति देता है। और बहुविवाह की अनुमति 2 स्टेट में मिलती है, मतलब 2 इसमें जो है आपको कंडीशन दी जाती है। पहला यह है कि 25 साल की उम्र हो चुकी है मान लीजिए किसी की, और अगर उसे पत्नी से कोई संतान नहीं हो रही है तो पति दूसरा विवाह कर सकता है। ये गोवा के अंदर है केवल। ठीक है, अब आप चाहे तो पहुंच सकते हैं गोवा में, लेकिन आपको वहां का नागरिक होना बहुत जरूरी, मतलब वहां पर आप पैदा होने बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर 30 साल की उम्र तक अगर पत्नी पुत्र को जन्म नहीं देती है तो भी पति दूसरी शादी कर सकता है। इसको कहा जाता है बहुविवाह, और ये केवल गोवा के अंदर है। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये पूरा सिविल कोड था, समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड था। कैसे लागू हुआ, कब भारत में आया, और उत्तराखंड में लागू नहीं हुआ, इसके ऊपर बहस होगी, ड्राफ्ट बनेगा। अभी सुप्रीम कोर्ट के जितने भी रिटायर्ड जज हैं वो इसके ऊपर बहस करेंगे, उसके बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। ठीक है ना, लेकिन अगर लागू होता है तो उत्तराखंड भारत का पहला राज्य ऐसा बन जाएगा जहां पर ये लागू होगा। गोवा नहीं है, गोवा इसलिए नहीं है क्योंकि गोवा पुर्तगाल का ही सिविल कोड अपना रहा है। ठीक है ना, और वो उसका कोई इतना जटिल नहीं है, वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा, मैं आपको स्टार्टिंग में एक चीज बोला था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये बीजेपी का हमेशा एजेंडा रहता है। ये बात मैंने क्यों कही थी? देखिए, एजेंडा की बात इसलिए बोली है क्योंकि समान नागरिक संहिता एक ऐसा मुद्दा है जो हमेशा बीजेपी का एजेंडा रहा है, बीजेपी इसे हमेशा लाना चाहता है। ठीक है ना, आपको पता होगा 1989 की अगर आपको बात बताऊं तो 1989 अगर आपको याद हो तो लोकसभा के जब चुनाव हुए थे उसमें पहली बार बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में भी ये कहा था कि हम समान नागरिक संहिता का मुद्दा शामिल करा था। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में 1989, डेट याद रखिएगा, 1989। ठीक है ना, 1989 में जब इन्होंने ये बात कही थी, उसके बाद सरकार बदली, फिर 2019 में लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में बीजेपी ने फिर एक बार इस बात को शामिल करा था। और बीजेपी क्यों ऐसा करती है, 2019 वाला भी डेट याद रखिएगा। बीजेपी का एक सिंपल सी बात यह है कि समान नागरिक संहिता ही भारत को समान बना सकती है, और अगर इसको अपनाए
अपनाया जाता है तो लैंगिक समानता भी इसमें देखी जाती है। ठीक है, इसलिए हमेशा बीजेपी का एजेंडा बनकर रही है। तो आई होप आप इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद भी अगर कोई आपको डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछेगा, वहां आपको आंसर मिल जाएगा। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछेगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब करिएगा, 9K स्टडी को शेयर करिएगा ज़्यादा ताकि और भी लोगों को पहुंच सके। मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में और एक और अच्छे से टॉपिक के साथ जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, और जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए और जीके फैक्ट्स करंट जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप जो है करंट के क्वेश्चन वोकैबुलरी या फिर आप करंट के टॉपिकों को और जानना चाहते हैं तो वो वाले चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।